हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखिए, आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं कि कक्षा 9 विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर यहाँ पर आज हम इस सेशन में कंप्लीट हल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जोड़ते हुए आइए, इस से जो है मॉडल पेपर को या जो पेपर है अर्धवार्षिक का, इसको बहुत अच्छे ढंग से हल करिए, जिससे आपकी आने वाली जो परीक्षा अर्धवार्षिक वाली है उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकें। देखिए, कक्षा 9 में जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव है कक्षा 8 के हिसाब से। तो क्या करना है, देखिए ये भैया आपका जो पेपर है वो 3 घंटा 15 मिनट है, जैसा कि आपको पहले से बताया गया है। और ये पूर्णांक है 70 नंबर का, यानी कि जो पेपर ये होगा 70 नंबर का होगा। 30 नंबर जो पेपर होता है, 30 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, जो आपको अपने कॉलेज से मिलते हैं। ठीक है, जो अब इसमें कुछ नियम है उनको आपको क्या करना है। पेपर जो है वो दो पार्टी में होगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में केवल प्रश्न होंगे बहुविकल्पी। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जिसके 4 विकल्प दिए होंगे और 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प चुन करके OMR सीट पर भरना है। ठीक है, OMR सीट अलग से एक पत्रक दिया जाएगा, उसमें आपको गोला करना होगा। ठीक है, उसके विषय में आपको वीडियो सर्च करके देखिएगा कि कैसे गोला फिल किया जाता है, कैसे OMR सीट को भरा जाता है, क्या क्या सावधानी उसमें रखी जाती है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये पेपर 3 उपखंडों में विभाजित होगा। ये आपको भौतिक विज्ञान होगा मिलेगा, इसमें रसायन विज्ञान होगा और जीव विज्ञान, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो है भौतिक विज्ञान 25 नंबर में आएगी और जीव विज्ञान 25 नंबर में होगी और रसायन विज्ञान 20 नंबर में होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जितने नंबर का पेपर क्वेश्चन होगा वो उसके सामने दिया होगा। और शुरुआत में जो इसमें खंड आ में ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इनमें खंड उपखंड जो आ है इसके 7 क्वेश्चन होंगे और 7 क्वेश्चन कहां से लिए जाएंगे, भौतिक विज्ञान से। कहां से लिए जाएंगे, भौतिक विज्ञान से। तो यानी कि हम ये माने कि शुरुआत कहां से करते हैं, भौतिक विज्ञान से करते हैं। और इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे। अंक कितने होंगे, 7 होंगे। तो अब क्या है पहला क्वेश्चन, इसको जरा समझिएगा और फिर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि क्या होती है वो आप सबको पता है। वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो कौन सी है सदिश राशि, ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी सामर्थ। तो कार्य, दाब और सामर्थ तीनों ये है अदिश राशियां। बल कैसी है, सदिश राशि, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बल। ठीक है, तो क्या आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड का क्वेश्चन क्या है, संवेग का मात्रक बताइए। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक तभी निकल पाएगा जब हमको सूत्र पता होगा। तो संवेग P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। यम को क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं, और वेग को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। अब जरा ये आंसर मिलाते हैं तो ना ऑप्शन ए मिल रहा है, ना ऑप्शन बी, ना सी और ना डी मिल रहा है। तो कैसे देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा फार्मूला होता है संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम से लिखते हैं और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे प्रश्नों से अलग है, डिफरेंट है। कैसे पता करेंगे, देखिए तो मैंने क्या किया है, यहां पर सेकंड से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है, यदि कोई भिन्न लिखी हो तो चाहे यदि ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से, यानी ऐसे बोले हर और अंश को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहां जरा देखिएगा क्या हो गया। ये जो लिखा है ये क्या हो गया बेटा, इसको आप बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड तो पहले से लिखा हुआ है। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मात्रक होता है किसका, त्वरण का। तो ये बन गया कितना, अब किलोग्राम ना लिख करके एम लिख लें, ये आएगा और ये हो जाएगा ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया तो एम हो गया और ये सेकंड हो गया। आप जरा बता बेटा क्या लिखा होगा, यहां पर क्या आएगा, ये यम इंटू ए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो मैं इसको एफ लिख लेता हूं, एफ हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब एफ का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होता है, और सेकंड को आप सेकंड लिख लेते हैं। अब तो आंसर क्रिस्टल क्लियर हो गया। कौन सा सही आ जाएगा ऑप्शन, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, न्यूटन सेकंड। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा जरूर कि संवेग का मात्रक वैसे सिंपल पूछा जाए तो बहुत आसान है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहां पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ना देख के थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, आधे चक्कर में विस्थापन कितना होगा। तो देखो यहां पर बताया कि ये कोई है पथ, पथ मीन्स रास्ता, और है कैसा, वृत्तीय है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए, ये हो गया। त्रिज्या इसकी कितनी है, आर है, यहां पर आर लिख लीजिएगा। अब कोई कण है, मान लो ए से गति करना ये शुरू करता है, और आधा चक्कर कब पूरा होगा, जब वो आएगा कहां पर, यहां पर बी पर आएगा, तभी तो आधा चक्कर पूरा हो जाएगा। ए से चला और कैसे आ गया, इधर से आएगा बेटा, ये ऐसे आएगा, हम ऐसे, ये इधर से ए से बी आ गया। अब कहा गया आधे चक्कर में विस्थापन कितना होगा। पहला ऑप्शन बताया 0, ये हो गया। दूसरा चक्कर बताया 2 पाई आर, तीसरा बताया पाई आर, और ऑप्शन नंबर डी बता है 2r। तो क्या ऑप्शन होगा, तो विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो ए से वस्तु चली और बी पर आ गई। अब जरा बताओ सबसे शॉर्टकट दूरी कौन सी हो। यदि मान लो आपको चलना हो, कहा जाए बेटा ए से चलो बी पे पहुंच जाओ, तो क्या घूम के आएंगे, कहीं सीधे निकलो, कैसे, व्यास पे निकल आएंगे। यानी कि हमारे कहने का मतलब कैसे आप आएंगे, ये आएंगे ना, ये तो सामने दिख रहा, काहे इतना चक्कर मारेंगे। तो ए से बी तक पहुंचने की कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये हो गई, देखिए ओ से ए तक की दूरी आर है, और ओ से बी तक की दूरी भी आर होगी। क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, तो इसका मतलब आर प्लस आर मिलकर कितना हो जाएगा, 2r, और ऑप्शन सही हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि यहां पर यह पूछ लिया जाता कि कण इसी पथ पर चक्कर लगा रहा था, एक पूरा चक्कर में कितना विस्थापन होगा, तो पूरा चक्कर में कितना विस्थापन होगा पता करने के लिए भैया कहां से चला, ए से चला, और घूमते घूमते फिर कहां आ गया, ए पर आ गया। तो प्रारंभिक स्थिति कौन सी थी, ए, और दूसरी स्थिति भी ए हो गई। इसका मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चाहे जितने वो पूरे चक्कर लगाए, चाहे 1 चक्कर लगाए, चाहे 2 लगाए, चाहे 3 लगाए, जब तक वो पूरा चक्कर लगाएगा विस्थापन 0 होता रहेगा। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। आप लोगों ने खेल में खेला होगा, देखा होगा कि जैसे कहीं भी लंबी कूद दौड़ना है, लंबी कूद कूदना है, तो पहले को खिलाड़ी को क्या कहता है, दौड़ते हैं, खूब रेस बना लेते हैं, और फिर जाके पॉइंट जहां से उनको कूदना होता है वहां से वो ऐसे कूदते हैं। ठीक है, तो किसके लिए, आवेग बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, और कहा संवेग बढ़ाने के लिए,
और इसका कोई वैधानिक तथ्य नहीं है, तो ये वाली बात तो एकदम गलत हो गई। ठीक है, जड़त्व भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया, और आवेग बढ़ाने के लिए ये भी नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? संवेग बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, लंबी कूद को कूदने के लिए क्या किया जाता है? पहले खिलाड़ी दौड़ते क्यों हैं? क्योंकि अपना संवेग बढ़ाने के लिए। क्यों? संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए यहां पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी सही होगा, संवेग बढ़ाने के लिए। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें, जैसे ये पूछ लिया जाए, आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन जानकारी भी होनी चाहिए, कि जैसे मान लो तुमको ही कहीं लंबी कूद में जाना है, तो ये तो सबको मालूम है दौड़ते हुए हम आएंगे, लेकिन कितने अंश के कोण पर हम कूदें कि सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर के गिरे, तो वो कोण होता है 45 अंश। कितना होता है? 45 अंश के कोण पर आप यदि कूदेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी पर जाकर के गिरेंगे। ठीक है, तो वो तो हो गई अलग बात। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। मोटर का मंदन क्या होगा? देखो, आपने दो बातें पढ़ी होंगी। कैसे? कोई वाहन है, उसकी स्पीड बढ़ रही है तो कहते हैं भैया त्वरण लग रहा, ठीक, और कोई वाहन जैसे चल रहा है उसको रोकना है तो उसकी स्पीड घट रही है, इसका मतलब मंदन लग रहा, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा रहा। तो यहां पर स्पीड कितनी थी? 40 मीटर प्रति सेकंड थी, और घट के कितनी हो गई? 20 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? मंदन लग गया। ठीक, तो कितना मंदन लगा वो पता करने के लिए तो ये क्या होगा? अंतिम वेग कितना है? 20 है। शुरुआत का वेग कितना था? 40 था। और टाइम कितना लगा? 5 लगा था। लिख लीजिएगा। तो ये कितना जाएगा? -20 और बटे 5, भाग कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 4 माइनस का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए मंदन का मतलब है ये माइनस में आएगा। ठीक, तो मंदन बोले तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि ये पूछा जाए कि त्वरण कितना है तो फिर यहां पर हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया कितना? मंदन पूछा गया है, तो आंसर कितना निकल जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 6। 1 किलोग्राम पिंड की गतिज ऊर्जा है 200 जूल, उसका वेग कितना है वो आपको निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता क्या है? ये सामने मैंने लिख दिया है, ½ mv²। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2k = m × v²। कोई दिक्कत नहीं है, भाग कर लीजिए यहां पर 2k/m = v²। ठीक है, अब 2k का मान कितना लिख दें बेटा? k का मान यहां पर लिख देंगे 200, और द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम, तो आप 1 किलोग्राम लिख लीजिएगा। ये हो गया v²। तो v² का मान निकल के आ गया 400। ठीक है, और ये सबको पता है यदि हम v² 400 लिखते हैं तो v का मान निकालना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, और अंडर रूट कितना आएगा? 20 हो जाएगा। तो कितना आंसर निकल गया? सम इसका वेग होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर प्रति सेकंड, या 20 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, 20 मीटर सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कोणीय वेग, ये W नहीं है, ये ओमेगा है। ये जो है इस तरह से बनता है, और त्रिज्या R और रेखीय वेग में संबंध क्या है? या ऐसे बोले कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर दिया है v बराबर r × ओमेगा, ओमेगा बराबर v × r, v = r/ओमेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फार्मूला आप याद रखिएगा, v = r × ओमेगा, v = r × ओमेगा, और ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट होगा। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया,
और इसमें जो 7 क्वेश्चन थे भौतिक विज्ञान में, जिसको आपने पूरा कर लिया है। अब आइए सेकंड उपखंड खा में और आते हैं, जो रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कैनाल रे की खोज किसने की? ऑप्शन ए दिया है गोल्डस्टेन, जे चैडविक, रदरफोर्ड और जे टॉमसन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये कैनाल रे की जो खोज है गोल्डस्टेन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, और ये जो नाम दिए हुए हैं ये चैडविक, थॉमसन और रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो ये चैडविक दिया है, ये जो खोज की है ये न्यूट्रॉन की खोज की है, न्यूट्रॉन पर। और रदरफोर्ड का जो है, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और ये रदरफोर्ड जो है, अब ये आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉन, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ जे टॉमसन, ये जे टॉमसन दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की है। तो क्वेश्चन यहां पर हमसे सिर्फ यही पूछा गया था कि कैनाल रे की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ई जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो तत्व कौन सा नहीं है आपसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, फिर ब्रोमीन, कागज और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। पहला ऑप्शन, ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल कम होता है, कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए बताया सही है, ऑप्शन बी जो है सही है, ना ए सही ना बी, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? नमक का घोल, जल, कॉपर सल्फेट का विलयन या फिर स्टार्च का विलयन। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए भैया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो टिंडल प्रभाव दिखाता है स्टार्च विलयन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग किया जाता है। नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं ये आपको विधि बतानी है। छानना है, निथारना है, आसवन है और ऊर्ध्वपातन है। छानना तो नहीं हो सकता है, निथारना भी नहीं हो सकता है और आसवन भी नहीं हो सकता है। ये किससे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन से। अब ऊर्ध्वपातन क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप, यानी कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको जब गर्म किया जाता है तो सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और वो पदार्थ क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाता है। तो उसी क्रम में यहां पर जो कपूर है ये है कैसा? कपूर ऐसा पदार्थ, ठोस पदार्थ है जिसको आप गर्म करेंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कैसा है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ठीक है, तो कैसे इसको अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अंतर आणविक बल सबसे अधिक या प्रबल किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, बताइए ऑप्शन नंबर ए
ठोस या फिर द्रव फिर गैस या फिर सब में ऐसा सामान होता है। तो अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा प्रबल होता है ठोस, इसी वजह से उसकी आकार और आकृति निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा। तो यहां तक भैया एक सफर और तय कर लिया, एक स्टेप आगे और बढ़ लिए और यहां पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके ये हल हो गए। अब आते हैं उपखंड ग में और क्वेश्चन नंबर 14 आता है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए प्रोटीन, लैक्टिन, सेलुलोज और सुक्रोज की बनी होती है। ये आपको बताना ऑप्शन कौन सा सही होगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताइए, ऑप्शन दीजिए कौन सा सही होगा, ए या बी या फिर सी या लास्ट ऑप्शन डी। तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेलुलोज से और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लाज्मा झिल्ली होती है कठोर, लचीली, मोटी और इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो होती है ना कठोर ना मोटी ना इनमें से कोई नहीं होती, क्या होती है, लचीली। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, प्लाज्मा झिल्ली होती है लचीली। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अपशिष्ट किस अपशिष्ट को कोशिका से निष्कासन आवश्यक होता है? O2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका से निष्कासन आवश्यक होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर है 17, विशिष्ट कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट कोशिकाओं का समूह कहलाता है झुंड, समूह या फिर ऊतक या कोशिका समूह। तो विशिष्ट कोशिकाओं का जो समूह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी ऊतक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हृदय पेशियां होती हैं रैखिक या एवं ऐच्छिक, स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रैखिक या अनैच्छिक। ऑप्शन सी अरैखिक एवं ऐच्छिक और अरैखिक और अनैच्छिक। तो ध्यान रखना है कि हृदय की जो पेशियां होती हैं वो होती हैं रैखिक और अनैच्छिक, ये लगातार काम करती रहती हैं। यानी कि जब जो है ये यदि काम करना बंद करेंगी तो बस उसी समय आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा और ये स्वतः होती हैं, ठीक है, स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखीय या अनैच्छिक ये पेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक क्या है? तो ओजोन परत, जैसा कि आपको पता होगा कि ओजोन परत जो होती है वो वायुमंडल में ऊपरी परत होने की वजह से जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उनको ये क्या करती है, इनसे सुरक्षा प्रदान करती है। और इनसे ओजोन परत के लिए हानिकारक कौन सी गैसें हैं? वो हानिकारक हैं ऑप्शन नंबर ए CFC, H2 और CO2। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, गेहूं का ईस्ट लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको सही करिएगा। गेहूं का ईस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है एडिफिक और कवक। तो ईस्ट का, गेहूं का ईस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जरा भैया ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? तो गेहूं का जो ईस्ट है बनता है कवक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो देखिए इस तरह से आपने 20 क्वेश्चंस तक का सफर तय कर लिया है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने हमारे सही हुए हैं इसमें। अब आते हैं खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है, ठीक है, कॉपी पर लिख करके देना है। और इसमें पहला क्वेश्चन जाता है, उसी क्रम में इसमें भी आएगा भौतिक विज्ञान से, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखना है। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है?
F इजिकल टू एम ए होता है, F इजिकल टू एम इंटू ए। अब इसको लिख देना है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, इसके आधार पर बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध बताइए। तो बस आ जाइए तुरंत यहीं पे, इसको देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, F इजिकल टू एम इंटू ए, एफ की जगह पर F लिख लीजिएगा, m इंटू ए। ए मतलब होता है त्वरण, और त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन ये हो जाएगा v माइनस यू अपान टी लिख दीजिएगा, डेल्टा टी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब f जरा इसका गुणा कर लीजिएगा, तो m ये v हो जाएगा माइनस m v हो जाएगा अपान डेल्टा टी। मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट खुला है। यम वी का मतलब हुआ अंतिम संवेग, यम यू का मतलब हुआ प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संवेग परिवर्तन। परिवर्तन के लिए यहां पर डेल्टा लगाते हैं, ये डेल्टा पी हो गया। तो ठीक है, तो अब देखिए F किसके बराबर हो गया, F इजिकल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो हम ऐसे बोलेंगे संवेग परिवर्तन की दर, क्या चीज, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, ये होता है वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो क्या निकल के आ गया, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिख करके आपको स्मॉल जी, यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, ये है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, ये है F समानुपाती या F इजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, F इजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध लिखना है। तो देखिए, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इसी को तो आपको ने कहा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब जैसे मान लो कोई वस्तु है, तो उसका जो भार है, तो भार मतलब उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से खींचती है वो उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो मैं यहां पर F को लिख देता हूं W के बराबर, ये हो गया। ठीक है, और W को क्या लिख दें, mg लिख दें। ठीक है, ये mg हो गया। और कैपिटल G तो यहां पर सीधे लिख लीजिएगा, ये संबंध लिखना है तो स्मॉल जी बराबर होगा कैपिटल जी एम ई अपान आर ई, यह बराबर कैपिटल जी एम ई अपान आर ई। अब जैसे किसी वस्तु को मान लो पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती वही उसका भार होता है, तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, ये इसका भार हो जाएगा। तो ये W बराबर क्या लिख देंगे आप, mg लिख देंगे, ये इसका भार हो गया। अब कितना बल लगेगा, पृथ्वी जो इसको खींच रही ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल जी, तो कैपिटल जी लिख जाएंगे। पृथ्वी के द्रव्यमान को m1 की जगह पर me लिख लीजिएगा, और पिंड ये वस्तु या बोले पिंड बोले तो m हो गया, और पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ये दूरी स्क्वायर हो गया, और ये m लिख लीजिए आप। अब m से m को निपटा दीजिए, बस बन गया फॉर्मूला आपका, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, यही तो यहां पर लिखा था। अब यहां पर एम ई क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, और कैपिटल जी क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। चलिए अब कहने बल का आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध बता। तो बल का जो आवेग होता है, बल का आवेग होता है F इंटू डेल्टा टी, ये बल का आवेग कहलाता है। बल का आवेग जिसको I से इंडिकेट करते हैं, I इज इक्वल टू हो गया F इंटू डेल्टा टी। अब F इंटू डेल्टा टी लिख लीजिए, F इंटू डेल्टा टी, और यहां पर मैंने लिख लिया बल का आवेग, बल का आवेग, कोई दिक्कत नहीं है। F की जगह पर क्या लिखे,
यहां पर m इंटू ए लिख लीजिएगा, डेल्टा टी अलग लिख लीजिएगा, m की जगह पर m लिखिएगा, और वेग को क्या लिखे, त्वरण को क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपान डेल्टा टी, और इंटू डेल्टा टी पहले से है, और बराबर ये बल का आवेग पहले लिखे ही रहेंगे, बल का आवेग, ये हो गया। यहां पर लिख जाइएगा बल का आवेग, ये लिख लीजिएगा। डेल्टा टी तो निपट गया, अब बचा कितना, एम वी माइनस एम यू, और ये हो गया बल का आवेग। अब बता बेटा क्या है यहां पर, ये है संवेग परिवर्तन, क्योंकि अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटेगा, तो बल का आवेग किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी के बराबर होगा, बल का आवेग। तो बल का आवेग किसके बराबर हो गया, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। निपटा दीजिए यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में, नहीं 4th नंबर है, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, और यदि इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 6 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये चल रही मतलब शुरुआत का वेग है, जिसको हम u लिखते हैं। u का मान हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या है, एक्सीलरेशन त्वरण हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड के बाद, और निकालना है अंतिम वेग। ठीक है, फार्मूला हमारा बनता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह पर v लिख जाइएगा, ये प्रथम नियम है गति का, और u की जगह पर 2 लिखिएगा, a की जगह पर 5 लिखिएगा, और टाइम लिखना है आपको 6। तो v की जगह पर आप v लिख जाइए, ये v हो गया है। ये 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 2 प्लस 30 और मिलके कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू होगा 32 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग आपको मालूम हो गया। अथवा में क्वेश्चन लगा हुआ है, यदि किसी कण का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है और उसका वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ये m आप लिख लीजिए, m का मान लिखिए कितना, m का मान लिखिए 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम ये लिख जाइएगा। वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर आप v1 लिख लीजिए, 30 गुणे 5/18 कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको कहीं भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 हो जाएगा, 6×18 6×5 तो v1 का मान हो गया 25/3 मीटर प्रति सेकंड। और इसी तरह से v2 पता कर लीजिएगा, तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा 60 गुणे 5/18, 6×18 और 6×60 हो गया, तो v2 बराबर हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है, आपको पहले यहां पर गति ऊर्जा निकाल लेनी है, k1 बराबर हाफ m v1 स्क्वायर। m का मान 1500 और v1 का मान सामने लिखा हुआ है 25/3। ठीक है, और फिर क्या करिएगा, k2 बराबर हो गया हाफ m v2 स्क्वायर। v2 आप ये डाल दीजिएगा, पता कर लीजिएगा, और फिर बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो डेल्टा k बराबर k2 माइनस k1, और घटाने के बाद जितना आंसर मिल जाए वही आप बताएंगे, इतना कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितनी ऊर्जा बढ़ेगी उतना ही कार्य किया जाएगा। अब देखिए आते केमिस्ट्री में, पहला क्वेश्चन दिया है, परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान रहता है, उसके विषय में लिखना है। कोई तत्व X में प्रोटॉनों की संख्या 13 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। तो आपको निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं।
यानी कोई इन्होंने कहा कि तत्व है एक्स, इसमें कितने दिए हैं, इसमें दिए 13 हैं प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन और 14 हैं न्यूट्रॉन। तो आपको बताना है परमाणु संख्या कितनी है। तो परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या निकालनी है, आपको दोनों को जोड़ के लिख देना है, और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और इसमें आयन किस प्रकार से प्राप्त होगा ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। अब अगला एक ये क्वेश्चन आपको हल करना है। फिर आता है दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन, ये है भौतिक विज्ञान का। न्यूटन के गतिविधि द्वितीय नियम की व्याख्या करते हुए किसी पिंड पर लगाए गए बल और उसके त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने अभी आपको बता दिया था, ये फार्मूला लिख देना है और आपको डेफिनेशन लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में विभेद कीजिए, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, इसको आपको लिखना है। निलंबन और कोलाइड विलयन क्या है, इसको लिखना है। फिर आता है यहां पर पार्ट नंबर 3 और वो है जीव विज्ञान का। गुण सूत्र किसे कहते हैं, इनकी संरचना के विषय में आपको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, इसको लिखना है। फिर मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खाद्य और उर्वरक की भूमिका क्या है, इसके विषय में आपको यहाँ पर लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है संयोजी ऊतक का सचित्र वर्णन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु ऊतकों का वर्गीकरण करना है और ऊतकों का संक्षिप्त चित्रण भी लिखना है। तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको भैया तैयार करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हल करना है, ठीक है। पूरा पेपर तैयार करिएगा। अब मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में नई मॉडल पेपर के साथ, आपको से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।